आपके साथ गुंजन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आरजेडी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव को मथुरा की यात्रा पर वो पहुंचे हैं। तेज प्रताप का आरोप है कि मथुरा के प्रशासनिक अफसरों ने उन्हें रोका और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर जाने की इजाजत नहीं दी गई। तेज प्रताप ने योगी सरकार पर कई आरोप भी लगाए और कहा कि जो लोग बाहर से यूपी में आ रहे हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। तो कई आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव का पुलिस से विवाद भी हुआ है और उनका कहना है कि जो बाहर से आ रहे लोग हैं उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। द्वारा रोका गया है मुझे और जहाँ तक ये बताया कि जज की भी गाड़ी ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं। जज की गाड़ी को भी इन लोगों ने रोकने का काम किया है। अब पुलिस अब मजिस्ट्रेट की गाड़ी मेरे सामने आंख के सामने गई है। परिवार बैठे हुए हैं। हाँ, पुलिस अब मजिस्ट्रेट की पूरी परिवार उसमें बैठ करके गाड़ी में परिक्रमा करने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग के गाड़ी को रोकने का काम किया गया और जज की भी गाड़ी को रोकने का काम किया है। वो हम ऑडियो जो है वो और वीडियो के साथ हम डाल देंगे। तो आपने सुना क्या कुछ कहना है तेज प्रताप का। उनका कहना है कि यहाँ अपनी मनमानी की जा रही है। तेज प्रताप यादव का पुलिस से विवाद भी हुआ है, हमने वो ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लिया है। जज तक को जाने की अनुमति नहीं दी गई, हमारी गाड़ी को रोका गया। इसके साथ साथ पुलिस की गाड़ी मेरे सामने निकली है, उनको अंदर जाने दिया गया, उनकी गाड़ी से परिक्रमा की जा रही थी। ये तमाम बातें कही गई हैं। तेज प्रताप को पुलिस ने रोका है, जिसको लेकर उनकी नाराजगी सामने आई है। गाड़ी से गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते थे। पूर्णिमा के मौके पर खास भीड़ वहां पर रहती है। ऐसे में तेज प्रताप यादव भी वहां पर पहुंचे थे और उन्हें परिक्रमा देने से रोका गया, उनकी गाड़ी को रोका गया, जिसके बाद उनकी नाराजगी सामने आई और पुलिस से विवाद भी हो गया। गाड़ी से गोवर्धन की परिक्रमा करना चाहते थे तेज प्रताप, जिसके बाद उनका ये कहना है कि पुलिस की गाड़ी अंदर गई, परिक्रमा पुलिस की गाड़ी से दी जा रही थी, लेकिन जज की गाड़ी को रोका गया, हमारी गाड़ी को रोका गया। क्या कुछ का एक बार फिर से सुनिए। द्वारा रोका गया है मुझे और जहाँ तक ये बताया कि जज की भी गाड़ी ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं। जज की गाड़ी को भी इन लोगों ने रोकने का काम किया है। अब पुलिस अब मजिस्ट्रेट की गाड़ी मेरे सामने आंख के सामने गई है। परिवार बैठे हुए हैं। हाँ, पुलिस अब मजिस्ट्रेट की पूरी परिवार उसमें बैठ करके गाड़ी में परिक्रमा करने का काम कर रही है, लेकिन हम लोग के गाड़ी को रोकने का काम किया गया और जज की भी गाड़ी को रोकने का काम किया है। वो हम ऑडियो जो है वो और वीडियो के साथ हम डाल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में फिर से चेतावनी दी है कि धार्मिक स्थलों में लगे लाउडस्पीकर की आवाज को कैंपस के बाहर नहीं आने देना है। उन्होंने यहां एक जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कहा कि अगर आपके आसपास किसी धार्मिक स्थल पर तेज आवाज में कोई लाउडस्पीकर बजाता है तो तत्काल इसकी सूचना सीएमओ को दी जाए। जल्द ही उसकी आवाज निर्धारित दायरे में आ जाएगी। धर्मस्थलों से माइक उतर गए या उनकी वैल्यू कम हो गई और मैं तो कहूँगा अगर आपकी अगल बगल कोई किसी धर्मस्थल पर बहुत तेजी के साथ बजाने का कार्य, माइक को बजाने का कार्य कर रहा है, नजदीकी थाने को इसकी सूचना, लिखित सूचना देकर के मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करवा दीजिए। आप देखेंगे उस स्वयं अपनी आवाज और अपने उस दायरे में आएगी जिस दायरे में उस आवाज को बोलनी चाहिए। किसी भी धर्मस्थल की आवाज उसके परिसर के बाहर नहीं आनी चाहिए। यह एक संकल्प हम सबका होगा, क्योंकि अगल बगल कोई भी बीमार व्यक्ति हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, कोई नवजात शिशु हो सकता है। और चलिए अब बात सपा के साथ गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर के पैदा हुए सस्पेंस की। ओम प्रकाश राजभर ने 8 जुलाई को मऊ में अपनी पार्टी की समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि 72 घंटे बाद वो अखिलेश यादव से गठबंधन पर फैसला करेंगे, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को टाल दिया। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने आज एक नया शिगुफा छोड़ दिया। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने कहा कि सुबह सपा अब भी सपा के साथ है और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। पार्टी जिस तरीके से ऐलान की थी कि 12 तारीख को प्रेस वार्ता करके हम राष्ट्रपति चुनाव के वोट का डिसीजन कराएंगे, तब तक हम लोगों का वार्ता चल रहा था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से। और उस दरमियान उन्होंने एक व्यक्ति को लगाया हुआ था, उन्होंने सूचना दिया कि कल परसों में मुलाकात हो जाएगी। तो बीच में एक निधन हो गया, उनके पत्नी का निधन हो गया। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपके माध्यम से। तो उस दरमियान हम लोगों ने सोचा कि जब ये घटना घट गई है तो उसको पोस्टपोन करके उसको बढ़ा दिया जाए। तो उनके तरफ से भी ये आया कि नहीं, हम 2-3 दिन के अंदर में हम मुलाकात करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, तो हम लोग 16 तारीख का इसका डेट रख दिया कि उस बीच में हम लोग वार्ता करके बैठ करके एक कॉन्फ्रेंस कर लेंगे।
नहीं, बिल्कुल मिलना कठिन नहीं है। वो लगातार मिलते रहे हैं, मंत्री थे तब मिलते रहे, उसके बाद जब वो गठबंधन में नहीं थे तब मिलना चाहे तब मिले, और गठबंधन के बाद तो हमेशा आना जाना बना रहा। आज की जो मुलाकात की बात हो रही है उसके बारे में मुझको या समाजवादी पार्टी से न कोई टाइम मांगा गया है, न किसी ने कुछ पूछा है, न बताया है, न कोई चर्चा हुई है। चलिए आगे बढ़ते। राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी पहली बार प्रतापगढ़ में अपने पैतृक गांव पहुंचे, जहां गांव वालों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। यहां पर मीडिया से बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर चल रही बहस पर भाजपा पर निशाना साधा। कहा कि जनसंख्या नियंत्रण भाजपा का शिगुफा है, भाजपा सिर्फ राजनीति करती है। पार्टी इस तरह के जो भी कानून लाती है या मुद्दे जिन पर बात करना चाहते हैं उसका मकसद सिर्फ राजनीति करना होता है। पिछले 5 वर्षों का अगर आप सूचकांक उठा के देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है उस विशेष वर्ग की जनसंख्या अनुपात में गिरावट आई है। मेरे पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राजनीति करने से बाज आना चाहिए और उन्हें चाहिए कि अगर जनसंख्या पे नियंत्रण चाहते हैं तो उस पर राजनीति करने के बजाय लोगों को जागरूक करें। ग्रामीण अंचलों में वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, आप चले जाइए तो ज़्यादातर परिवार ऐसे हैं किसी के पास मतलब 6, 4, 5 से ज़्यादा ही बच्चे हैं, वो किसी भी वर्ग का हो। और चलिए अब बात आजम खान और उनके परिवार की, क्योंकि परिवार की और आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट में 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब 14 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भाजपा नेता का सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट में पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के निर्देश दिए थे। अब ये मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें लगातार कोर्ट की कार्रवाई जारी है। 19 में ये मामला दर्ज किया गया था, हमारी ही शिकायत पर इस मामले को दर्ज किया गया था और इसी मामले की वजह से अब्दुल्ला आजम की विधायकी को माननीय हाई कोर्ट द्वारा समाप्त किया गया था। अब ये मामला रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है, जिसमें लगातार लगभग 4 गवाहियाँ निपट चुकी हैं और जिसमें चौथी गवाही जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं मिस्टर विजय कुमार उनकी चल रही है और 14 तारीख इसमें नियत है। वहीं ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में मुस्लिम पक्ष की दलीलें आज पूरी हो गई। इसके बाद हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखनी शुरू की। हिंदू पक्ष कल जिला कोर्ट में अपनी दलीलें जारी रखेगा। मैंने अपनी बहस शुरू की है, मुस्लिम पक्ष अपनी बहस कंक्लूड कर चुका है, ख़त्म कर चुका है। और मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि जितने पॉइंट्स उन्होंने रखे कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित है, वफ एक्ट से बाधित है, काशी विश्वनाथ एक्ट से बाधित है, वो सारे पॉइंट्स पे मैंने अपना जवाब देना शुरू कर दिया है और प्राइमा फेसाई कोर्ट को सेटिस्फाई करने की कोशिश की है कि जो मुस्लिम पक्ष ने 4 से 5 दिन तक आर्गूमेंट किया वो उनकी प्लीडिंग के बियॉन्ड है, उसके लिए उनकी कोई प्लीडिंग नहीं है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुझे जो जितने आरोप आज सुबह से आप सुन रहे थे राज्य सरकार के वकील होने का और ये सारी बातें, राज्य सरकार ने जो मुझे नो ऑब्जेक्शन दिया था केस कंडक्ट करने के लिए, वो मैंने कोर्ट के सामने रखा और कोर्ट ने मुझे अधिकृत किया है कि मैं प्लेंटिफ नंबर 2 और 5 की 2 से 5 तक अपनी बहस पहले चालू करूंगा। राखी सिंह के वकील को इजाजत नहीं दी अपनी बहस रखने के लिए। अब आज जब जैसे ही हिंदू पक्ष की सुनवाई शुरू हुई हम तो हैरत हो गए उनके तौर तरीके तमजों पर। जवाब इस तरह दे हिंदू पक्ष का कि धज्जे उड़ा रहे थे मुस्लिम पक्ष का, हमको बड़ा हैरत होता। सब के सब लोग खड़े हो गए थे, वो बार बार 1991 का हवाला दे रहे थे और जैसे ही 1991 का जो है, जैसे ही 1991 का पैरा वाइज बताने लगे सब लोग हतप्रभ हो गए। जो है वास्तव में हमको लगा कि जिस तरह जो है विष्णु शंकर जैन जी जवाब दे रहे थे और उनका मुस्लिम पक्ष मात्र 2-3 शब्दों में जो है अटका हुआ था। बार बार पहला कि यह दशाश्वमेध वार्ड के अंदर यह मस्जिद आता है और इसलिए यह खारिज करने योग्य है। दूसरा बार बार कि धर्मस्थल विधेयक के अंतर्गत आता है इसलिए यह खारिज करने योग्य है। लेकिन इनके कहने के बाद जैसे ही हिंदू पक्ष की सुनवाई शुरू हुई, भाई साहब उन्होंने साफ साफ कहा कि 600 वर्षों से मस्जिद हवाई तो मस्जिद नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाती, हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ जाती। चलिए अब बात करते हैं बुलडोजर एक्शन की। यूपी में बुलडोजर एक्शन हम सब ने देखा, जहां जहां अवैध निर्माण दिखता है वहां वहां बुलडोजर पहुंच जाता है।
लेकिन यूपी में एक जगह ऐसी भी है जहां अवैध अतिक्रमण पहले भी था, फिर से हो रहा है, लेकिन जो नहीं हो रहा वो है अतिक्रमण पर कार्रवाई। देखिए। यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार का अभियान जारी है, लेकिन गाजियाबाद की एक ऐसी जगह है जहां डंके की चोट पर अवैध निर्माण होता रहा और गाजियाबाद नगर निगम को भनक तक नहीं लगी। ये तस्वीरें गाजियाबाद के नवयुग मार्केट की हैं, जहां सरकारी विभाग ही सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर अवैध निर्माण करा रहा है, लेकिन नगर निगम के दफ्तर में बैठे जिम्मेदार इस अतिक्रमण से अनजान बने रहे और बिजली विभाग की तरफ से नगर निगम के नाले पर दफ्तर बनाने का काम चलता रहा। तो गाजियाबाद का जो बिजली विभाग है वह अतिक्रमण कर रहा है एक नाले पर। इस नाले को पक्का नाला बनाया गया है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ किस तरीके से जो विद्युत निगम है, विद्युत निगम यहाँ पर अपना ऑफिस बना रहा है। हालांकि जो एनजीटी के आदेश हैं, एनजीटी के साफ तौर पे आदेश हैं कि किसी भी नाले पर कोई भी पक्का निर्माण ना किया जाए। बिजली विभाग की माने तो ये मनमानी लंबे वक्त से चल रही है। खबर है कि कुछ वक्त पहले भी यहाँ पर बिजली विभाग का दफ्तर था, जिसे नाला बनाने की वजह से तोड़ दिया गया और अब फिर से नगर निगम के नाले पर अतिक्रमण की कोशिश सिर्फ सरकार को ही नहीं बल्कि एनजीटी के आदेशों को भी ठेंगा दिखाती है। अब हमारा पहला ऑफिस था यहाँ पे, कई सालों से पुराना ऑफिस। अवैध अतिक्रमण के बारे में आपको नहीं पता कि यहाँ जो बुलडोजर है लगातार गरज रहा है और जो अवैध निर्माण है उनको हटाया जा रहा है? नहीं, ऐसे इसके बारे में हमें कोई नहीं पता, मालूम। हमारे साहब से बात करो और आप जैसे भी है। मामला बिजली विभाग का था, इसलिए एबीपी गंगा ने नगर निगम से जानकारी ली तो पता चला कि बिना परमिशन के ही बिजली विभाग अपनी मनमानी कर रहा था। देखिए, मामला संज्ञान में आया था और ऐसा बताया गया था कि जब ये नाला नहीं बना था उससे पहले भी कोई स्ट्रक्चर वहाँ पे था। जब नाला बनाया गया तो उसके बाद में दोबारा से ये कोशिश की गई कि स्ट्रक्चर बनाया जाए। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि इसमें विद्युत विभाग के लोगों के द्वारा बनाया जा रहा है, जबकि इस प्रकार का लिखित में कोई करस्पॉन्डेंस नगर निगम का और विद्युत विभाग का नहीं है। तो फिलहाल के लिए ये आदेश दिए गए हैं कि इसमें चूँकि कोई आदेश या निर्देश जो हैं ऑफिशियली निर्गत नहीं किए गए, इसलिए जो भी एनक्रोचमेंट है उसको अवैध अतिक्रमण मानते हुए उसको हटाया जाए। नगर निगम ने बेशक जल्द कार्रवाई का दावा किया है, लेकिन बिजली विभाग की मनमानी और नगर निगम की हिला हवाली तमाम सवाल खड़े करती है। अवैध निर्माण है वह तोड़े जाते हैं, लेकिन देखना यह है कि जो सरकारी विभाग यानी कि विद्युत निगम, उस पर यह बुलडोजर कब चलेगा। गाजियाबाद से कैमरामैन सचिन कुमार के साथ एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। इधर ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेस प्राधिकरण ने 100 दिन में करीब 1000 करोड़ की कीमत की जमीन कब्जा मुक्त करवाई। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर भूमाफिया ने सस्ती दरों में अवैध कॉलोनी बसा दी थी। यमुना प्राधिकरण के बुलडोजर ने 94,82 मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। भूमाफिया पर अब तक 23 एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। यमुना प्राधिकरण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जब राजधानी लखनऊ में राजस्व परिषद के चेयरमैन के निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल के आलीशान बंगले को गिराने बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। दरअसल विवेकानंद डोबरियाल पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। फिलहाल वो फरार हैं, लेकिन प्रशासन पर एक्शन लगातार जारी है। राजस्व परिषद के चेयरमैन के निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल के खुर्रम नगर में मौजूद आलीशान मकानों पर बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। बुलडोजर देखते ही डोबरियाल की पत्नी की हालत खराब हो गई। विवेकानंद डोबरियाल पर अपने पद का दुरुपयोग कर मनमाने तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करने और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। पुलिस ने डोबरियाल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। फिलहाल डोबरियाल फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। डोबरियाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका भी दाखिल कर रखी थी, जिसे आज खारिज कर दिया गया। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। आगरा में आज सीबीआई ने कैंट डीआरएम कार्यालय पर छापा मारा। डीआरएम कार्यालय में तैनात ऑफिस सुपरिटेंडेंट एसके सोनी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। सीबीआई की टीम ने बंद कमरे में एसके सोनी से पूछताछ कर रही है। रेलवे पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव का कहना है कि अभी उनके पास कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। सीबीआई की टीम मीडिया से बात करने को तैयार नहीं है, मीडिया से दूर रहने के लिए ही कह रही है। उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है। इस मामले में रिश्वत लेते पकड़ा गया है।
इसका भी कोई जवाब नहीं दिया है। खबर उन्नाव से है, जहां एक महिला शिक्षा मित्र ने क्लासरूम में कक्षा 3 की छात्रा को बुरी तरीके से पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीडीओ ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मित्र पर SC/ST एक्ट मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं लापरवाही पर हेडमास्टर को सस्पेंड कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है, कल ही संज्ञान में आया है और उस पर जांच कराई गई। मैं स्वयं उस विद्यालय गया और वहाँ अभिभावकों से भी बातचीत की और जो संबंधित टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत हुई। तो जो वीडियो है, वीडियो में सत्यता पाई गई है। तो संबंधित जो शिक्षा मित्र हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है विभाग द्वारा और उनका मानदेय भी रोका गया है और साथ ही साथ जो वहाँ की प्रधान अध्यापिका हैं, हेड टीचर हैं, उनका निलंबन भी किया गया है। और देखिए, आपको बता दें, अमरोहा के हसनपुर से भी एक मामला सामने आया। इसके साथ ही उन्नाव से भी एक तस्वीरें हमें देखने को मिली, जहां एक छोटे बच्चे की पिटाई की गई है। ये देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं उन्नाव की ये तस्वीर है, जहां एक नवजात बच्चे की मौत होने से हड़कंप मच गया। उससे पहले आप ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बच्ची को पीटने का ये वीडियो जो है ये सामने आ रहा है। किस तरीके से जो शिक्षिका है एक छोटी बच्ची को पीटती हुई इन तस्वीरों में नजर आ रही है। बहरहाल शिक्षा मित्र को सस्पेंड कर दिया गया है। बहरहाल इस तरीके की घटना के बाद जो शिक्षिका है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अमरोहा के हसनपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 24 घंटे के दौरान 4 नवजात बच्चों की मौत होने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलने के बाद अमरोहा के सीएमओ ने डॉक्टरों की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। सीएमओ का कहना है कि अगर इसमें किसी की लापरवाही सामने आएगी तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच टीम ने अपना काम शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में न्यू यूनिट्स खत्म हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं अपने ACMO RCH हैं डॉक्टर DK सिंह साहब, उनको लेके और अपने DPM को लेके साथ में आया जांच के लिए। तो यहाँ आके मैंने रजिस्टर वगैरह किए, फौरी तौर पर काफ़ी चीज़ें देखी। तो निकल के यह है कि यहाँ पे जो 2 डेथ हुई हैं, 2 बच्चों की डेथ हुई हैं, तो वो मरीज़ जो आए थे उसमें स्टिल बर्थ थे। बच्चा की धड़कन जब अस्पताल में आया तो उसमें बच्चे की पेट में धड़कन ख़त्म हो चुकी थी, वो थी नहीं धड़कन, तो उसमें तो हम लोग के हाथ में नहीं था। 2 बच्चे ऐसे ख़त्म हुए जो कि डिलीवरी के 15 मिनट बाद ख़त्म हुए। चमोली में लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनने लगी है। बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में कई मोटर मार्ग अभी भी बाधित चल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी लगातार हो रही बारिश में आए दिन बाधित हो रहा है। बारिश से ग्रामीण इलाकों के हालात भी ठीक नहीं है। चमोली के पोखरी विकासखंड से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो पोखरी विकासखंड के हापला घाटी का है, जहां गोदली में नदी में पानी बढ़ने से आधा दर्जन गांव का संपर्क टूट गया, जिसके बाद गांव के ग्रामीण खुद के अपने संशोधनों से जान जोखिम में डालकर पुल बनाने में जुटे हुए हैं। आगे बढ़ते उत्तराखंड में मानसून की बारिश इस कदर आफत बन गई है कि पहाड़ को पानी पानी कर दिया है। वहीं 4 नदियों में बह रही हैं तो कहीं पर पहाड़ों से गिरता मलबा यात्रियों की राह को मुश्किल कर रहा है। मानसून की मुसीबत की 2 तस्वीरें अब आप देख रहे हैं। एक तरफ एक कार नदी में बह रही है तो वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर यात्रियों की मुसीबत की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। रामनगर और रुद्रप्रयाग से तस्वीरें सामने आई हैं। इस तरीके से बारिश लोगों के लिए अब आफत की बारिश हो गई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां रामनगर में देख सकते हैं आपकी एक कार किस तरीके से पानी के दलदल में फंसी हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ जो पैदल मार्ग है केदारनाथ यात्रा का, वहां पर किस तरीके से लोग गुजरने को मजबूर हैं, ये भी देखा जा सकता है। वहीं कोटद्वार में बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से कुंभीचोड़ इलाके में बरसाती नाले उफान पर हैं, जिस वजह से एक मकान धराशायी हो गया। गनीमत रही कि लोगों ने घर को पहले ही खाली कर दिया। इसके साथ ही सड़क का करीब 100 मीटर हिस्सा भी धंस गया, जिससे आवाजाही बाधित है।
देखिए कोटद्वार से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखते ही देखते किस तरीके से मकान ढह गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं 100 मीटर हिस्सा भी सड़क का करीब क्षतिग्रस्त हो गया है। तो देखिए कोटद्वार से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से बरसाती नाले उफान पर हैं। पानी का बहाव कितना तेज है ये आप देख सकते हैं और ज्यादा बारिश होने की वजह से इस तरीके से एक मकान भी धराशायी हो गया है, ये भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।